हाँ जी, गुड मॉर्निंग बच्चों। सेकंड चैप्टर हमने स्टार्ट ऑलरेडी करके रखा है और आई थिंक हमारी 3-4 क्लास हो भी गई है उसमें। और सबसे पहले रिवाइज करेंगे जितना हमने पढ़ लिया और आज के फिर हम क्या करेंगे, आगे टॉपिक्स कंटिन्यू रखेंगे। आप मुझे बताओ चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? प्रिंसिपल्स ऑफ। जो फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या था? नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। और यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैनेजमेंट इज अ हाईवे टू सक्सेस। मैनेजमेंट एक ऐसा हाईवे है जिस जिस पे चल करके हम किसको अचीव कर सकते हैं? सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। चलो भैया, सक्सेस को अचीव तो हम 5 फंक्शंस को परफॉर्म करके भी कर सकते हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। बच्चों, जब हम वो फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होंगे तो उन फंक्शंस को परफॉर्म करने के साथ साथ अगर हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे, तो बच्चों हमारी सक्सेस जो हमें अचीव होने वाली है ना, वो और हमें इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव हो जाएगी। यानी कि जो हमारे गोल्स है वो और इफेक्टिव हो जाएंगे, और ज्यादा क्या हो जाएंगे, एफिशिएंट हो जाएंगे जो हमारे ऑपरेशन है, हमारी जो वर्किंग है। ठीक है, यानी कुल मिला के ये है कि अगर हम साथ में किसको भी अप्लाई करेंगे, हाँ, तो हमारी अल्टीमेटली क्या होएगी, कॉस्ट कम होएगी अगर बिजनेस की लैंग्वेज में बात करें तो हम, और जिससे कि हमारा अल्टीमेटली क्या बढ़ेगा, प्रॉफिट। ठीक है, और बाकी और तो फायदे मिलेंगे, वो मैं आज भी बताऊंगा आपको। ठीक है, कि क्या फायदे मिलेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को अप्लाई करके। ठीक है जी बच्चों। अच्छा बच्चों, बात ये आई कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते क्या है। ये जनरल गाइडलाइंस होती है। क्या होती है? जनरल गाइडलाइंस होती है जो हमारी किस में हेल्प करती है, जो हमारे एक्शंस में हेल्प करती है। किस में हेल्प करती है? ये वो जनरल गाइडलाइंस होती है जो हमारे एक्शन में हेल्प करती है और जिनके अंदर ये कैपेसिटी होती है, इतनी कैपेबिलिटी होती है कि ये आज जो हम एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं उनका फ्यूचर में आउटकम क्या आने वाला है उसको ये आज ही फोरकास्ट कर देती है। क्या कर देती है? फोरकास्ट कर देती है, या प्रिडिक्शन आप बोल सकते हो उसके लिए वर्ड। अप्रोप्रिएट वर्ड आपको पता है क्या रहने वाला है? फोरकास्ट रहने वाला है। ठीक है ना। तो उसको अगर प्रॉपर शब्दों में हमें बोलना हो तो क्या बोलेंगे? मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर दोज जनरल गाइडलाइंस which have the ability to predict the result of managerial activities या to forecast the result of managerial activities। बच्चों आप मुझे बताओ, ये रूल्स होते हैं या गाइड्स होते हैं? ये केवल क्या होते हैं? गाइड्स होते हैं। ठीक है ना, ये रूल्स नहीं होते। जो प्रिंसिपल्स है ये केवल गाइड के जैसे काम करते हैं हमारे लिए, ये रूल्स नहीं होते। क्योंकि रूल्स बोलते हैं ऐसा करोगे तो ऐसा ही होगा, ठीक है ना, या ऐसा ही होगा सिंपली। ठीक है, लेकिन जबकि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ये बोलते नहीं है, वो बोलते हैं कि अगर आप ऐसा करोगे तो जनरली तो ऐसा होने वाला है। ठीक है, बाकी हम क्या भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं। और ये प्रिंसिपल्स हर एक ऑर्गेनाइजेशन में लगते हैं। किसमें लगते हैं? हर एक ऑर्गेनाइजेशन में लगते हैं, चाहे ऑर्गेनाइजेशन बिग और स्मॉल, बड़ी हो चाहे छोटी हो, चाहे प्रॉफिट वाली हो चाहे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो। ठीक है ना। अब देखते हैं डिफरेंस मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स में और प्योर साइंस प्रिंसिपल्स में क्या डिफरेंस होता है। जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं ये कैसे होते हैं बच्चों? फ्लेक्सिबल। प्योर साइंस प्रिंसिपल्स रिजिड। इनको हम क्रिएटिवली अप्लाई करते हैं, उनको हम एज इट इज अप्लाई करते हैं। वो स्टैटिक होते हैं या एब्सोल्यूट मैनर में अप्लाई होते हैं। इनको हम चेंज कर सकते हैं, उनको चेंज नहीं कर सकते। और जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं फाइनली वो टेलर मेड होते हैं, जबकि साइंस के प्रिंसिपल्स रेडीमेड होते हैं। ठीक है ना। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स और मैनेजमेंट टेक्निक्स में हम डिफरेंस देखते हैं बच्चों। जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है ये तो क्या होती है, जनरल गाइडलाइंस होती है। वो क्या होते हैं? प्रोसीजर्स होते हैं और स्टेप्स होते हैं। ठीक है ना, किसी काम को करने के, ताकि हमारे क्या हो सके, गोल्स अचीव हो सके। जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं और टेक्निक्स उतनी फ्लेक्सिबल नहीं होती है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स बताते हैं व्हाट इज टू बी डन और टेक्निक्स बताती है हाउ इट इज टू बी डन। बात करते हैं बच्चों मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स और वैल्यूज में। ठीक है ना। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स अगेन ये क्या होती है? जनरल गाइडलाइंस होती है। वो क्या होती है? वो जनरल रूल्स होते हैं। कैसे रूल्स होते हैं? जनरल रूल्स होते हैं, जिससे क्या पता चलता है, किसी इंसान का बिहेवियर पता चलता है सोसाइटी के अंदर। ठीक है, ये कैसे बनते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स? रिसर्च करके बनते हैं। कैसे बनते हैं?
इन्हें पहले ऑब्जर्व करना पड़ता है, देन एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। और वैल्यूज कैसे बनती है? ये कॉमन प्रैक्टिस से बनती है। किससे बनती है? ये हमारे डे टू डे लाइफ में ये हमारी कॉमन प्रैक्टिस होती है कि हमें सच ही बोलना है, ठीक है ना, या हमें चोरी नहीं करनी है, हमें किसी को परेशान नहीं करना है, हमें अपने आप से ईमानदार रहना है, अपने देश से ईमानदार रहना है, अपनी सोसाइटी से ईमानदार रहना है, ठीक है ना। ये कॉमन प्रैक्टिस है। ये कैसे नेचर के होते हैं? प्रिंसिपल्स टेक्निकल नेचर के होते हैं, जबकि वैल्यूज कैसी होती है? एथिकल नेचर की होती है, ठीक है। अच्छा, प्रिंसिपल्स कैसे बनते हैं बच्चों? वही ऑब्जर्वेशन से और एक्सपेरिमेंटेशन से। जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट होते हैं वो कुछ इवेंट्स को क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं और फिर क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट करते हैं, उन्हें बार बार टेस्ट करते हैं। और टेस्ट करने पर अलग अलग कंडीशंस में, अलग अलग सिचुएशंस में, अलग अलग एनवायरनमेंट में टेस्ट करने के बाद अगर सेम रिजल्ट आता है, क्या आता है? सेम रिजल्ट आता है, तो हम क्या बोलेंगे? इन गाइडलाइंस को बोलेंगे हम मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, क्योंकि ये ऑलमोस्ट सेम रिजल्ट दे रही है जब भी हम ये क्या करते हैं? एक पर्टिकुलर सिचुएशन में अप्लाई करते हैं, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट है बच्चों हमारा टॉपिक फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। बोलो। यूनिवर्स में जीएफ फॉर्म करने के लिए रिलेशन एंड बिहेवियर कंटिंजेंट होना चाहिए। यूनिवर्स बोले तो यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, यानी कि हर जगह अप्लाई होते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट के हर एक कॉन्सेप्ट यूनिवर्सल है, हर जगह लगते हैं। वो बात अलग है कि मॉडिफाई करने पड़ते हैं, क्योंकि हम किससे डील कर रहे हैं बच्चों? ह्यूमन बीइंग से, जिसका नेचर क्या होता है? हाईली डायनेमिक और अनप्रेडिक्टेबल होता है। यूनिवर्स में जी फॉर जनरल गाइडलाइंस, ये रूल्स होते हैं, जनरल गाइडलाइंस होती है। बोलो। जनरल गाइडलाइंस होती है। यूनिवर्स में जी एफ फॉर फ्लेक्सिबल, इनको हम चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं चेंज। यूनिवर्स में जी एफ फॉर्म करने के लिए, फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, अभी हमने ऊपर देखा है टॉपिक, ठीक है ना। यूनिवर्स में जीएफ फॉर्म करने के लिए रिलेशन, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। प्रिंसिपल्स में कैसा रिलेशनशिप होता है? इनपुट और आउटपुट रिलेशन होता है कि अगर ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ठीक है ना। यूनिवर्स में जीएफ फॉर्म करने के लिए रिलेशन एंड बिहेवियर, मेनली बिहेवियरल, ये जो प्रिंसिपल्स है इनकी एप्लीकेशन किसके ऊपर डिपेंड करती है? ह्यूमन, जो ह्यूमन है उसके नेचर के ऊपर, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था किसका? प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क का, याद है ना आपको? एक फ्रेशर बंदा था, एक एक्सपीरियंस बंदा था, तो वो कैसे कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। नेक्स्ट, यूनिवर्स में जीएफ फॉर्म करने के लिए रिलेशन एंड बिहेवियर कंटिंजेंट होना चाहिए। कंटिंजेंट एज इट इज हेडिंग है कंटिंजेंट। कंटिंजेंट क्या होता है? कंटिंजेंसी किसी चीज के जो होने या ना होने पे डिपेंड करती है, ठीक है। और प्रिंसिपल्स किसी चीज के होने या ना होने पे डिपेंड करते हैं कि अगर ऐसा करोगे तो ही तो होगा ऐसा, और ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये कंटिंजेंट होते हैं। सारी हेडिंग्स हो गई बच्चों हमारी। नेक्स्ट है इंपोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। क्या है? सोशल आईडी को यूटिलाइज करने के लिए चेंज, कंट्रोल एंड ट्रेनिंग करानी पड़ेगी। सोशल बोले तो फुलफिलिंग सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जब हम अप्लाई करते हैं, इससे मैनेजमेंट तो हो ही जाता है, ठीक है ना। हमारे गोल्स तो अचीव हो ही जाएंगे, साथ में कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी फुलफिल हो जाएगी बच्चों? सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे हमने एग्जांपल दिया था यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी का, अगर हम सबको इक्वल ट्रीट करेंगे तो हमारे एम्प्लॉइज तो मोटिवेट होंगे ही, वो डेडिकेट होंगे हमारे लिए और कमिटेड होंगे, लेकिन एट द सेम टाइम इससे हमारी, हमने सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को भी अपनी डिस्चार्ज कर दिया। तो एक ही टाइम पे हमारी दो चीजें क्या हो जाएगी? फुलफिल हो जाएगी, ठीक है। तो इसका फायदा ये है पहला कि इससे हमारी जो सोशल ऑब्लिगेशन है वो हम पूरी कर देंगे, ठीक है ना। पहला फायदा सोशल आईडी, आई फॉर insights, I for insight, providing managers with useful insights into reality. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स वो हिंट देते हैं मैनेजर्स को, वो यूजफुल हिंट देते हैं जो अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट होने हैं? वो हिंट रियलिटी में, क्योंकि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के अंदर वो कैपेसिटी होती है जो फ्यूचर में जो रिजल्ट आने वाला है उसको वो आज ही बता देते हैं। तो मैनेजर को क्या मिल जाएगा?
हिंट मिल जाएगा, और हिंट मिल जाएगा तो अकॉर्डिंगली क्या कर सकता है, डिसीजन ले सकता है कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फ्यूचर में क्या मेरे को आउटकम मिलने वाला है, मेरे को कैसे टैकल करना है, कैसे मैनेज करना है। सोशल आई, डी, डी फॉर डी फॉर डिसीजन मेकिंग, ठीक है ना। और डिसीजन मेकिंग कैसे होगी, साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग होगी। क्यों होगी साइंटिफिक डिसीजन? अरे हम ये कोई फालतू की बकवास कोई ना पढ़ रहे हैं हम, ठीक है ना। ये पहले ही प्रूव्ड है, ये टेस्टेड है, ये ऑब्जर्व किया है इन्हें, अलग अलग कंडीशन में क्या किया है, टेस्ट किया है, और उसके बाद बोला है कि प्रिंसिपल्स है। और जब हम इन प्रिंसिपल्स को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो ये एक सिस्टमेटिक अप्रोच कंसिडर किया जाएगा या अनसिस्टमेटिक अप्रोच? और जब सिस्टमेटिक अप्रोच है तो डिसीजन मेकिंग कैसी होगी हमारी, साइंटिफिक होगी। तरीके से काम करेंगे हम, या कुछ भी जो मन में आ रहा है हमारे तरीके से काम करेंगे। सोशल आईडी को यूटिलाइज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर हम प्रिंसिपल्स को अप्लाई करेंगे तो हम हमारे रिसोर्सेज को मैक्स टू मैक्स यूटिलाइज कर पाएंगे। और अगर नहीं करेंगे, अगर अप्लाई नहीं करेंगे हम प्रिंसिपल्स को, तो क्या होगा, तो हमारे रिसोर्सेज की वेस्टेज होगी। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का ये फायदा है कि अगर हम इन्हें अप्लाई करेंगे तो इनसे हमारे जो रिसोर्सेज है उनको हम फुल्ली यूटिलाइज कर सकते हैं। सोशल आईडी को यूटिलाइज करने के लिए चेंज 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 मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट, जो बदलते हुए एनवायरनमेंट की जरूरत है हम उसको भी पूरा कर पाएंगे बाय इम्प्लीमेंटिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। कैसे? क्योंकि एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, हम भी अपने जो प्रिंसिपल्स हम लगा रहे हैं उन्हें भी हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, मॉडिफाई कर देंगे, किसकी नीड के अकॉर्डिंग, एनवायरनमेंट की नीड के अकॉर्डिंग। तो जो एनवायरनमेंट की डिमांड है आज के दिन पे, वो जो हमसे चाहता है करवाना, हम वो कर देंगे। इसका एग्जांपल स्केलर चेन हो सकता है। कैसे, मेरे को एक्सप्लेन करो आप। हाँ हाँ, गैंग प्लैंक की बात कर रहे हो आप। बेसिकली क्या है कि इसको ना हम चेंज में काउंट नहीं कर सकते, इसको हम चेंज में काउंट नहीं कर सकते। चेंज में क्यों काउंट नहीं कर सकते, उसके दो रीजन है। एक तो जो गैंग प्लैंक लगता है, सबसे पहले तो वो इमरजेंसी में लगता है। किस में लगता है? इमरजेंसी में, नॉर्मल सिचुएशन में वो नहीं लगता, एक बात। और दूसरी बात ये है कि फेयोल ने प्रिंसिपल में गैंग प्लैंक का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी बताया है उसने, है ना। यानी कि कोई चीज हमारे पास पहले से थी कि अगर ये वाली सिचुएशन होगी, अगर तुम्हें इमरजेंसी हो तो तुम गैंग प्लैंक को यूज कर सकते हो। प्रिंसिपल ये तो बताते हैं कि अगर ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, यानी कि अगर इमरजेंसी होगी तो आप गैंग प्लैंक को यूज कर सकते हो। कोई एक अनफैमिलियर सिचुएशन तो नहीं थी ना जहां पे हमने अपने मन से उसे क्या किया हो, मॉडिफाई किया हो, अपने अकॉर्डिंग क्या किया हो, मॉडिफाई किया हो। दैट्स व्हाई हम इसे ना क्या नहीं बोलेंगे, हम इसे डायनामिक यानी कि चेंजेबल वाले, जो ये जो हमारी चेंज वाली हेडिंग है, मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट, इसमें कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। अगर हाँ हम इस प्रिंसिपल को अपने ढंग से क्या कर ले रहे हैं, कैसे, मैं इसका एग्जांपल बताता हूँ। स्केलर चेन का आपने बोला तो मैं इसी में एक एग्जांपल कोट करता हूँ। स्केलर चेन बोलता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉपर क्या होनी चाहिए, अथॉरिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? प्रॉपर अथॉरिटी होनी चाहिए, प्रॉपर रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, और ये अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप की एक चेन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? और जो कम्युनिकेशन फ्लो करेगी, जो हमें कोई ऑर्डर देना है, इंस्ट्रक्शंस देनी है, या जो सजेशंस हम मंगाएंगे, है ना, अपने एम्प्लॉइज से, या जो लोअर लेवल वाले जो मैनेजमेंट है उनसे हम जो सजेशंस मंगाएंगे, तो वो एक फ्लो में क्या करेगी, ट्रेवल करेगी। जो कम्युनिकेशन होगी वो फ्लो में ट्रेवल करेगी। ऐसा नहीं कि कोई भी लोअर लेवल का बंदा डायरेक्टली किसको एक्सेस कर सकता है, अंबानी को या टाटाज को, वो टॉप लेवल के लोग हैं, ठीक है ना। उनके पास तक पहुंचने से पहले आपको मल्टीपल लेवल्स से होकर के गुजरना पड़ेगा, मल्टीपल लोगों से, मल्टीपल जॉब प्रोफाइल से आपको होकर के गुजरना पड़ेगा। समझ में आ रही है बच्चों बात? अब ये तो है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। भाई फॉर्मल में तो ऐसा होगा ना कि पहले बात हम इसके पास तक पहुंचाएंगे, फिर इसके पास तक पहुंचाएंगे, फिर इसके पास तक पहुंचाएंगे, ठीक है ना। लेकिन बात इतनी जरूरी है, जो कम्युनिकेशन है, जो हमें जो इंफॉर्मेशन देनी है, वो इंफॉर्मेशन इमरजेंसी भी कोई नहीं है, लेकिन वो इतनी ज्यादा जरूरी इंफॉर्मेशन है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन को अगर उसके रिगार्डिंग डिसीजन लेना पड़े, अगर टाइमली डिसीजन लिया हमने तो हमारी कंपनी को बड़ा फायदा होगा, और अगर टाइम से डिसीजन नहीं लिया तो क्या होगा, तो नुकसान हो जाएगा।
अब मान लिया एक मैनेजर ने मिडिल लेवल मैनेजर के बीच में और टॉप लेवल मैनेजर के बीच में कई सारे लोग थे, जिसको बताना था, ये मिडिल वाला पहले इसे बताता, फिर उसे बताता, फिर ऊपर बताता। ये स्केलर चेन बोलता है कि ये ऐसे चलना चाहिए। लेकिन ये बात इतनी जरूरी है, इसने सारे जितने भी जो इंटरमीडिएट लेवल्स थे ना, जो सारे, उनको सबको इग्नोर किया इसने और डायरेक्टली किसको बताई ये बात। और जब भी ये टॉप लेवल को पता लगी, उन्होंने डांट भी नहीं लगाई इसे कि तेरे को पहले इसके थ्रू आना था, बीच में कई सारे लेवल है ना। क्योंकि जब उन्होंने ये बात सुनी ना, उन्हें लगा कि अगर ये बात इसके थ्रू आती, जो हमारे फॉर्मल चैनल्स हैं इनके थ्रू आती, तो इसमें डिले हो जाता। क्या हो जाता? डिले हो जाता। और इसमें हम डिले नहीं कर सकते थे। तूने बड़ा अच्छा काम किया है, कंपनी को इससे क्या होगा, काफी सारा फायदा होने वाला है, प्रॉफिट होने वाला है। तो यहाँ पे देखो इसने अपने अकॉर्डिंग क्या किया। वैसे तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्केलर चेन लगना चाहिए नॉर्मल रूटीन में, लेकिन यहाँ पे नहीं लगाना स्केलर चेन, ठीक है ना। लेकिन ये जरूरी भी था। अगर तुम ये बोलो कि नॉर्मल रूटीन में स्केलर चेन को लगाओगे ही नहीं, नॉर्मल रूटीन में हर एक चीज पे, मतलब बात बात पे आप स्केलर चेन को लगाओगे नहीं, फिर तो क्या हो जाएगा, डिसऑर्डर क्रिएट हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इनडिसिप्लिन क्रिएट हो जाएगा। किसी को पता ही नहीं पड़ेगा कि कौन किसको क्या बता रहा है, इंफॉर्मेशन कहीं से भी आ रही है। लेकिन अगर बहुत सेंसिटिव इश्यूज है, और उन सेंसिटिव इश्यूज में अगर हमने क्या कर दिया, अपने अकॉर्डिंग कुछ लेवल्स छोड़ दिए। मान लिया यहाँ पे जैसे मैंने एग्जांपल दिया, जितने भी लेवल थे सारे लेवल छोड़ दिए। लेकिन ऐसा हुआ कि एक चैनल को यूज करके बीच में हम टॉप लेवल वाले को क्या कर लिया, हमने एक्सेस कर लिया, तो अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई किया। बाकियों को तो इग्नोर कर दिया, लेकिन किसी एक को यूज किया। उस कंडीशन में, सिचुएशन में बस यही हो सकता था कि हमें लग रहा था कि ये सही है, तो हमने अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई किया। जबकि फ्योल ने ऐसा कुछ बोला नहीं अपने प्रिंसिपल में, है ना। लेकिन हमें सबको ये पता है कि हमारे प्रिंसिपल्स कैसे होते हैं, बच्चों, टेलर मेड होते हैं। कैसे होते हैं? हम उन्हें अपने अकॉर्डिंग, कंडीशन के अकॉर्डिंग, हमारे सामने जो सिचुएशन है उसको टैकल करने के लिए हम अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पे ये आ जाएगा। एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट क्या थी कि हमें ये बात को जल्दी से जल्दी किसके पास तक पहुंचाना है, टॉप लेवल के पास तक। और अगर हम नॉर्मल चैनल्स के थ्रू पहुंचाते ये बात को, तो डिले हो जाता, है ना। क्या हो जाता? डिले हो जाता। तो दैट्स वाई हमने अपनी कंडीशन को देखते हुए एक बंदे को यूज किया, सारे को इग्नोर करके हम किसके पास पहुंच गए सीधा। हालांकि टॉप लेवल के पास तक पहुंचना इतना आसान नहीं होगा। जो पहले जो ऑथोराइज बंदे होंगे टॉप लेवल के पास तक पहुंचने के लिए, वो रेजिस्टेंस क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे? तुम्हें वो सारे लेवल को तोड़ते हुए आगे बढ़ना होगा, उन्हें समझाना होगा कि ये बात इतनी जरूरी है कि अगर टाइम से टॉप मैनेजमेंट को नहीं पता लगी ना, तो कंपनी का बड़ा नुकसान हो जाएगा। बिलीव मी, ट्रस्ट मी, ठीक है ना। कि एक बार मेरे ऊपर ट्रस्ट करो कि ये बात कितनी जरूरी है, वो अगर मेरे को बता दे, सर मैं नहीं बता सकता, ये इतनी सीक्रेट भी है, ठीक है ना। ऐसा, जबकि फ्योल ने कहीं पे अपने प्रिंसिपल में से बोला नहीं है, लेकिन जो कंडीशन बन रही है उसमें हम ऐसे एक्ट करना पड़ रहा है हमें, बच्चों। तो एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट को भी क्या करते हैं, पूरा करते हैं प्रिंसिपल्स, ठीक है ना। क्योंकि हम यहाँ पे चेंजेस का क्या होता है, स्कोप होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आगे चल सकते हैं। सोशल आईडी को यूटिलाइज करने के लिए चेंज, कंट्रोल 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 कंट्रोल, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन या इफेक्टिव कंट्रोल। अगर हम प्रिंसिपल्स को लगाएंगे तो इनसे कंट्रोल हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बेहतर हो पाएगा, और अगर नहीं लगाएंगे तो इनडिसिप्लिन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। जो कि मैनेजमेंट में बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा, क्योंकि मैनेजमेंट हम कर ही इसलिए रहे हैं ताकि डिसिप्लिन क्रिएट हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। तो सोशल आईडी को यूटिलाइज करने के लिए चेंज, कंट्रोल एंड ट्रेनिंग करानी पड़ेगी। ट्रेनिंग हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। ये मैनेजमेंट जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो एजुकेशन प्रोवाइड कराने में, ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने में, और रिसर्च, फर्दर रिसर्च को कंडक्ट करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। और कल हमने बच्चों यहाँ तक पढ़ लिया था, ठीक है ना। ये लगभग हमारी पिछले, जो मैंने अभी आज आपको रिवाइज कराया है लगभग 20 मिनट में, ये हमारी पिछले 3-4 क्लास का आउटकम है। और जबकि मैंने आज वाली क्लास में आपको जो मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट है उसमें बिल्कुल ऑल टुगेदर एक सेपरेट क्या दिया, एग्जांपल दिया, जो कि कल मेन जब मैं पढ़ा रहा था तब नहीं दिया मैंने एग्जांपल आपको, तब कोई और एग्जांपल दिया होगा, ठीक है। अभी आज आपने बात की तो स्केलर चेन की, तो उसको अकॉर्डिंगली मैंने मॉडिफाई करके। अब तुम बोलोगे भैया तुमने कहाँ से दिया एग्जांपल, किसी बुक में से दिया क्या? नहीं, मेरे मन में एकदम से आया कि ऐसे हो सकता है।
आप भी ऐसे कोई भी एग्जांपल मैनेजमेंट की, ये तो खूबसूरती है कि आप कोई भी एग्जांपल कोट कर सकते हो बराबर से, बस उसकी रीजनिंग दे रहे हो आप, है ना। वो जो कॉन्सेप्ट्स है ना, वो कॉन्सेप्ट्स से सपोर्ट करते हो उस एग्जांपल को। समझ में आई ना बच्चों बात। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं कि कोई फिक्स एग्जांपल है कि हमने तो बुक में ये लिखा था, नमन भैया के नोट्स में लिखा था, हम तो वही लिखेंगे। अपने मन से भी लिख सकते हैं हम एग्जांपल, लेकिन वो एग्जांपल की सेंस होनी चाहिए, वो सारे कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करता हो, उसके पीछे आपने बैकिंग दी हो, ठीक है ना, रीजन हो उसका कि हम ऐसा बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं। ठीक है बच्चों, आगे चल सकते हैं। आज का बच्चों हमारा फ्रेश टॉपिक है, पहले किसके बारे में देख लेते हैं, अबाउट हेनरी फेयोल, ठीक है ना, क्योंकि अभी हम बिल्कुल शुरू करने वाले हैं फेयोल के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है ना। फेयोल ने 14 प्रिंसिपल्स दिए, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा फेयोल के बारे में जान लेते हैं, है ना, कि वो उसका क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। देखते हैं बच्चों, हेनरी फेयोल, इनका जो टाइम पीरियड रहा है वो कब से कब तक रहा है, 1841 से 1925 तक। ये कौन थे, ये फ्रेंच मैनेजमेंट थियोरिस्ट थे। ये कौन थे, हाँ, अच्छा, यानी कि इन्होंने मैनेजमेंट को प्रैक्टिस किया है और कई सारी थियरीज दी है, ठीक है। जैसे जो जो बंदे इकोनॉमिक्स में वर्क करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, इकोनॉमिस्ट बोलते हैं। तो ऐसे ही जो मैनेजमेंट में वर्क करते हैं तो उन्हें मैनेजमेंट थियरिस्ट बोलते हैं या मैनेजमेंट एक्सपर्ट बोलते हैं, ठीक है ना। ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम द माइनिंग अकेडमी ऑफ सेंट एटीन इन 1860 इन माइनिंग इंजीनियरिंग। ये ने इसने पता क्या किया, हेनरी फ्योल ने, ये ग्रेजुएट, इसने ना मतलब ग्रेजुएट हुआ, ग्रेजुएशन की किससे, फ्रॉम द माइनिंग अकेडमी, किससे की बच्चों, माइनिंग अकेडमी से, ऑफ सेंट एटीन इन 1860, 1860 में माइनिंग अकेडमी से ये ग्रेजुएट हुए, इन माइनिंग इंजीनियरिंग। और किस फील्ड में इन्होंने वो की ग्रेजुएशन की अपनी, माइनिंग इंजीनियरिंग में। अच्छा भैया, इंजीनियर भी क्या मैनेजमेंट में वर्क करते हैं, भाई मैनेजमेंट इज ओपन टू ऑल, सबको पता है। मैनेजमेंट में कोई वो होता है क्या, कोई रेस्ट्रिक्शन होती है क्या, नहीं होता ना। अब हम पढ़ गए ना फर्स्ट चैप्टर में, मैनेजमेंट तो कोई भी कर सकता है। यार भैया ये सही है, साइंस वाले कॉमर्स में भी काम कर रहे हैं, ठीक है ना, मैनेजमेंट में भी काम कर रहे हैं। तो यही तो बच्चों सब्जेक्ट है कि कोई भी कर सकता है, यहाँ पे कोई ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये बंदा मैनेजमेंट तभी कर सकता है जब इसके पास ये डिग्री होगी या पर्टिकुलर ये वाली डिग्री होगी, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी, ये तो सबके लिए ओपन है मैनेजमेंट तो, ठीक है। अच्छा, ही जॉइंड अ फ्रेंच माइनिंग कंपनी, इन्होंने क्या किया, एक फ्रेंच माइनिंग कंपनी को ज्वाइन किया, कब, अपनी मतलब ग्रेजुएट होते ही 1860 में, ठीक है ना। 41 में जन्म हुआ था, 1841 में, 60 में ग्रेजुएशन हो गई, और तभी किसको ज्वाइन कर लिया, एक फ्रेंच की माइनिंग कंपनी को ज्वाइन कर लिया 19 साल की उम्र में, ठीक है ना। एज एन इंजीनियर, मतलब इंजीनियर बोल के वहां पे अपॉइंट हुए, एंड रोज टू द पोजीशन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर। एक इंसान ने एक कंपनी में ज्वाइन किया इंजीनियर बोल के, और वो उस कंपनी के टॉप लेवल तक पहुंचा, क्या क्या बना वो, मैनेजिंग डायरेक्टर। और आपको पता है कि मैनेजिंग डायरेक्टर कौन से लेवल में आते हैं बच्चों, टॉप लेवल में आते हैं। तो समझो ये जर्नी क्या रही होगी कि एक एज एन एम्प्लॉई एक ऑर्गेनाइजेशन में हमने क्या किया है, ज्वाइन किया है, और कितने सालों के अंदर बच्चों, 28 सालों के अंदर, कितने सालों के अंदर, 1860 में ज्वाइन किया था, 1888 में वो कंपनी का क्या बन चुका था, एमडी बन चुका था, मैनेजिंग डायरेक्टर। 28 साल की अपनी जर्नी में वो बंदा यहाँ से, है ना, फर्श से अर्श तक पहुंचा। तो उसने कुछ तो कंपनी के लिए किया होगा ना, उसने कंपनी, उसके एक बड़े सारे कंट्रीब्यूशन रहे होंगे उस कंपनी के लिए। समझ में आ रही है बात, तभी तो बंदा वहां तक पहुंचा। अभी देखो बता रहा आगे, एट द टाइम द कंपनी वाज ऑन द वर्ज ऑफ बैंकरप्सी, जिस टाइम उसने ज्वाइन किया था कंपनी क्या होने वाली थी, बैंकरप्ट होने वाली थी। अब मजे की बात ये है कि मेरे को ये बताना ही नहीं कि बैंकरप्सी क्या होती है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है, सारे बच्चों को पता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे नहीं बताया, इस सब्जेक्ट में नहीं बताया, जब मैं इकोनॉमिक्स की क्लास ले रहा था तब बताया था मैंने आपको बैंकरप्सी क्या होती है, प्रॉपर लिखवाया भी है, बैंकरप्सी में, इंसॉल्वेंसी में डिफरेंस क्या होता है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो जब इस बंदे ने ज्वाइन किया था कंपनी को, तो कंपनी किसकी कगार पे थी, बैंकरप्सी, यानी कि समझो नटशेल में समझो कि बंद होने वाली थी बस, ठीक है ना। बट हाँ बिल्कुल, दिवालिया होने वाली थी कंपनी, बट विद द हेल्प ऑफ फेयोल्स कंट्रीब्यूशन, लेकिन बच्चों किसके कंट्रीब्यूशन से, फेयोल के कंट्रीब्यूशन से कंपनी वाज टर्न्ड इनटू एक्सीलेंट कंडीशन।
कंपनी किस में कन्वर्ट हो गई, यानी कि जो कंपनी बंद होने वाली थी अपनी मैनेजमेंट की जो प्रैक्टिस है उसको करके अपने जो कॉन्सेप्ट्स है, ठीक है ना, जो इसने सीखे होंगे या अपने खुद से लगाए होंगे। समझ में आ रही है बच्चों बात? देखो क्या होता है, बिजनेस स्टडीज जो बड़े लोग करते हैं, बड़े लोग जो एक्चुअल में अपनी डेली लाइफ में करते हैं, या तो ये समझो कि वो ही बिजनेस स्टडीज होता है, या बिजनेस स्टडीज के अंदर जो लिखा है बड़े लोग वो ही करते हैं, है ना। समझ में आ रही है बात? मैनेजमेंट में जो लिखा है, या तो ऐसे समझो कि बड़े लोग वो अपनी डेली रूटीन में लाइफ में प्रैक्टिस करते हैं उस चीज को, या फिर ऐसा बोलो कि वो जो प्रैक्टिस करते हैं, है ना, वो ही क्या है, बिजनेस स्टडीज है, वो ही मैनेजमेंट है। ठीक है, तो इन्होंने कंपनी को एक्सीलेंट कंडीशन में कन्वर्ट कर दिया टू अ ग्रेटर एक्सटेंट, जितना हो सकता था कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाया और ऊंचाइयों तक लेकर के गए। फॉर हिज कंट्रीब्यूशन, और इनके इस कंट्रीब्यूशन के लिए ही इज वेल नोन एज द फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट, और इनको किस नाम से जाना जाता है, फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट के नाम से। ठीक है ना बच्चों, एक नंबर का क्वेश्चन हो सकता है कि हु इज द फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट, तो आंसर आपका क्या रहने वाला है, हेनरी फेयोल, HENRIFAYOL, हेनरी फेयोल। थोड़ा इनके बारे में पता चला आपको, आगे चल सकते हैं। HENR, नाम तो इसका बंदे का यही था, हेनरी फेयोल, HENRI। अब वो वैसे बेसिकली जो ये होते हैं फॉरेनर्स होते हैं, इनके नाम में मतलब कई सारे लोगों के जो नाम होते हैं, जैसे हेनरी फोर्ड है तो उसके नाम में HENRY, है ना, तो वो इस स्पेलिंग का या तो उनका कुछ रहता होगा कि अपने नाम में, बाकी इसका वैसे तो नाम तो इसका यही है। मतलब मैंने तो जो देखा है वो इसमें काफी सारी बुक्स में भी जो देखा है या इंटरनेट पे भी है, इंटरनेट पे भी यही नाम है, हेनरी फ्योल, जहाँ पे स्पेलिंग में बाद में आई यूज किया हुआ है। अब ये बिल्कुल ठीक वैसे ही हो सकता है कि जैसे किसी बंदे का नाम आकाश है तो एक तो डबल ए यूज करता है अपने नाम में और एक एक सिंगल ए यूज करता है, ठीक है ना, तो ऐसा मे भी ऐसा हो सकता है। क्या चीज, हाँ, उसमें तो मेरे को ज्यादा नहीं पता, कई सारे लोग तो SINGHAL लिखते हैं अपने नाम के आगे, ठीक है ना, कई सारे SANGAL लिखते हैं। एक कई बार ऐसा होता है कि एक बार मतलब क्या है कि मेरा दोस्त है, वो पहले लिखता था वो SINGHAL, कभी वो उसकी मर्जी से SANGAL लिख लेता है, उसका पता नहीं पड़ता। गोयल में होता है GOYAL, अब इसके पीछे लॉजिक तो नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है ना, लॉजिक कुछ होगा भी नहीं मेरे हिसाब से तो। भाई मान लिया तुम्हारा गोयल वर्ड है तो हिंदी का वर्ड है, अब तुम्हें इसे इंग्लिश में लिखना है तो तुम्हारी मर्जी है, कोई कोई प्रोटोकॉल तो है नहीं है, चाहे तुम उसे GOYAL लिखो, GOEL लिखो, तो कोई ऐसा वो नहीं है ना प्रोटोकॉल की भाई यही लिखना है, ठीक है, क्योंकि हमने हिंदी को किस में कन्वर्ट कर दिया, इंग्लिश में। ठीक है बच्चों, चलो जी, फाइनली बच्चों एक बार देखो, बेसिकली हमारी बच्चों मेन हेडिंग क्या है, मेन हेडिंग है फेयोल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, उसके बारे में जो हमारी जो फर्स्ट सब हेडिंग है वो हमने पढ़ा किसके बारे में, हेनरी फेयोल के बारे में। थोड़ा तो बताओ कि जिस बंदे ने 14 प्रिंसिपल दिए थोड़ा सा उसके बारे में बताओ, हालांकि इसमें तो एग्जाम में कुछ नहीं आएगा, बस एक नंबर का क्वेश्चन हो सकता है, हु इज द फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट, वो मैंने आपको बता दिया, हेनरी फेयोल, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स डेवलप्ड बाय हेनरी फेयोल, की जो प्रिंसिपल्स किसने डेवलप किए, हेनरी फेयोल ने, वो कौन कौन है। और पहला प्रिंसिपल जिसको हम बरसों से पढ़ते हुए आ रहे हैं, बड़ा सिंपल बड़ा आसान, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क के थ्रू प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क के थ्रू हेनरी फ्योल ने बोला कि हमें जो भी काम करना है, हमें जो भी टास्क परफॉर्म करना है, उस टास्क को आप छोटी छोटी जॉब्स में क्या कर लो, डिवाइड कर लो, कॉम्पैक्ट जॉब्स में क्या कर लो, डिवाइड कर लो। बच्चों मैंने बोला कि मेरे को किसी भी सूरत में ना अपनी कंपनी के जो टारगेट्स है ना इस साल मैंने सेट किए, वो मेरे को ये सेट किए मैंने कि मेरे को किसी भी हाल में अपनी कंपनी के प्रॉफिट को 30% से ग्रो करना है, ये मेरा गोल है, ठीक है ना, या ये मेरा टू बी स्पेसिफिक बोलो तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव है।
और इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आप मुझे बताओ बस एक ही एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ेगी, मल्टीपल एक्टिविटीज परफॉर्म करनी पड़ेगी? मल्टीपल एक्टिविटीज परफॉर्म करनी पड़ेगी। भाई मेरे को रॉ मटेरियल भी परचेज करना है, रिसर्च भी करनी है, कस्टमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी देखना है, प्रोडक्शन भी करना है, मार्केटिंग भी करनी है, फिर उस प्रोडक्ट को बेचना भी है, ट्रांसपोर्टेशन भी होगी, ठीक है ना, एक जगह से दूसरी जगह वेयर हाउस में भी स्टोर करके रखना पड़ेगा, अपने एम्प्लॉइज में सैलरी भी देनी पड़ेगी, एम्प्लॉइज को हायर भी करना पड़ेगा, मल्टीपल एक्टिविटीज है। तो आप मुझे बताओ अगर मैं एक बंदे को ये सारा काम दे दूं, वो हैंग हो जाएगा नहीं हो जाएगा? और फिर एक इंसान हर एक फील्ड में कोई ना एक्सपर्ट हो सकता है, और परफेक्शन नाम की तो कोई चीज होती ही नहीं है, ना परफेक्शन की कोई डेफिनेशन होती है ना? आज आप जो परफॉर्म कर रहे हो, आपको लगता है कि मैं आज सबसे बेहतर कर रहा हूं, आज मेरा जो पीक लेवल है वो मुझे परफेक्शन लगता है, लेकिन अगर मैं फ्यूचर में जब मैं बैक में मुड़ के देखूंगा, वापस से पास्ट में देखूंगा, तो मुझे खुद लगेगा बे यार मैं उस टाइम पे ये ऐसा कर रहा था, है ना, आज मैं उससे चीजें कहीं बेहतर कर रहा हूं, है ना? तो ये परफेक्शन कुछ होता ही नहीं है, ये तो आप परफॉर्म करते जाओगे, अपना बेस्ट एंड बेस्ट देते जाओगे, ठीक है ना? वो आज के दिन में आपका परफेक्शन है, आप आपका बेस्ट दे रहे हो, ठीक है? तो अभी कोई इंसान हर एक फील्ड में एक्सपर्ट नहीं हो सकता, और इवन एक फील्ड में कोई परफेक्शन, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि परफेक्शन नाम की कोई चीज नहीं होती है, लेकिन अगर यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने एक ही इंसान को सारी एक्टिविटी, पूरी की पूरी एक्टिविटी, कंप्लीट टास्क को आपने एक बंदे को क्या कर दिया, असाइन कर दिया, तो वो हैंग हो जाएगा और वो काम को अच्छे से कर नहीं पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि वो एक्सपर्ट नहीं है हर एक एक्टिविटी में। एक बंदा, देखो एक तो है डॉक्टर, और डॉक्टर वो जनरली आप उसे कुछ भी दिखाने के लिए जाओगे, जिसको बोलते हैं ना फिजिशियन बोलते हैं ना, आई थिंक, ठीक है, तो कुछ भी आप जाओगे दिखाने के लिए वो देख देगा। लेकिन अगर लेट्स से वो डॉक्टर, कभी कभी ऐसा भी तो होता है ना कि आपको कोई सीरियस कोई प्रॉब्लम है, टू बी स्पेसिफिक कोई प्रॉब्लम है, और वो एक पर्टिकुलर डॉक्टर के पास आपको रेफर करता है, ठीक है ना, सर्जन के पास रेफर करता है, या न्यूरोलॉजिस्ट के पास क्या करता है, रेफर करता है। लेट्स से आप किसी भी डॉक्टर को दिखा के आते हो जो फिजिशियन है, और आपको मतलब कोई भी किसी भी बंदे को कोई एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, लेट्स से उसकी बैक में पेन है, ठीक है ना, और वो कॉन्टिन्यूसली रहते जा रहा है वो बैक में पेन, तो अभी क्या होगा, वो डॉक्टर के यहाँ पे ट्रीटमेंट चल रहा है तुम्हारा, लेकिन वो डॉक्टर को अभी लग रहा है कि यार नहीं, मैं इसको नहीं संभाल सकता, मैं डॉक्टर तो हूँ, ऐसा नहीं है कि अगर उसने रेफर कर दिया तो इसका मतलब इस चीज पे क्वेश्चन मार्क आ गया कि वो डॉक्टर है भी या नहीं भी है। ना 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 बच्चों, डॉक्टर तो है, लेकिन एक स्पेशलिस्ट भी तो होता है कोई चीज, है ना, एक कॉन्सेप्ट कोई स्पेशलिस्ट भी तो होता है। अब जिस बंदे के पास वो डॉक्टर साहब ने रेफर किया, वो डॉक्टर है ही स्पेशलिस्ट, क्या है वो, न्यूरो का स्पेशलिस्ट है ना, जो वेन्स वगैरह होती है वो इसी में माहिर है, उसने अपनी जो प्रैक्टिस की है वो उसी में की है, 20 साल उसने उसी में बिताए है, पढ़ाई भी उसी की है, ठीक है ना, और 20 साल से अपने प्रोफेशन में इसी को प्रैक्टिस कर रहा है, तो उसको ज्यादा चीजें पता होगी। समझ में आ रही है बच्चों बात? हाँ बोलो। तो जब आप काम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके और उस रिस्पॉन्सिबल बंदे को सौंप दोगे, जिसके पास एक्सपीरियंस है, जिसके पास क्वालिफिकेशन है, और जो लायक है उस काम को करने के लिए, उसका इंटरेस्ट भी है, तो वो काम को बेहतर तरीके से करेगा, ऐसा फ्योल बोलता है। आप फ्योल की बात से एग्री करते हो नहीं करते हो? बिल्कुल, क्योंकि जिस इंसान को जो काम आता है और उसने उसका एक्सपीरियंस भी उसी में ही है, तुम उसे वो काम दोगे तो वो उसे उस काम को एफिशिएंटली कर पाएगा, ठीक है? और बार 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 वो उसी काम को परफॉर्म करेगा, तो उसे उस काम में स्पेशलाइजेशन भी हो जाएगा। पहले वो काम 1 घंटे में करता था, लेकिन क्योंकि वो बार बार उसी काम को परफॉर्म करता है, अब वो उस काम को 25 मिनट में कर देता है। स्पीड आएगी, क्या आएगी? पहले वो गलती भी करता था क्योंकि उसके लिए ये काम नया था शुरुआत में, लेकिन अब उसे इस काम को करते करते काफी टाइम हो गया, तो अब गलती के चांसेस भी क्या हो जाएंगे, और एक्यूरेसी ज्यादा होगी। समझ में आई बच्चों बात? यही प्रिंसिपल है, मतलब प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क यही है, जो फर्स्ट प्रिंसिपल है। आज इसका टेक्स्ट तो नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन मैंने पास्ट में भी कई बार जिक्र किया है इस प्रिंसिपल का, और आज भी मैंने इसके बारे में थोड़ा बताया। प्रॉपर इसका जो टेक्स्ट है वो कल पढ़ लेंगे, ठीक है बच्चों? आज के लिए इतना ही करते हैं, थैंक यू वेरी मच, बाकी मिलते हैं कल की क्लास में, ठीक है?